आज के कहन सुनन की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लाइव प्रसारण की जगह रिकॉर्डेड है। आप तक जब पहुंचेगा तब तक ये रिकॉर्डिंग हो चुका होगा इसकी। ये सौभाग्य है कि हमारे साथ आज राजेश कुमार व्यास जी हमारे साथ मौजूद है। और राजेश व्यास बहुत सारे क्षेत्रों में, जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। पत्रकारिता में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, कविता भी और गद्य की अन्य कई विधाओं में भी। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इनके साथ जिसके लिए जाना जाता है वह यात्रा वृत्तांत, जिसके लिए हम राजेश व्यास जी के यात्रा वृत्तांत खास अर्थ रखते हैं इस मायने में कि उनकी दृष्टि सामान्य पर्यटक की दृष्टि नहीं है, एक सच्चे यात्री की दृष्टि है जो चीज़ों को न केवल देखता है बल्कि उनको महसूस करता है। दृश्य को देखना एक अलग बात है, दृश्य को महसूस करना और उसमें, बल्कि मैं तो कहूँगा उसमें रम जाते हैं। रम जाना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये रम जाना, ये क्या कोई अनुभव की चीज़ है, अभ्यास की चीज़ है या प्रकृति की चीज़ है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मुझे लगता है कि इसका जवाब बिल्कुल एक शब्द में कहूँ तो झरने लगता है सब। रमना असल में क्या है कि हम किसी स्थान विशेष पर जाते करते हैं, वो सब प्रयास नहीं होता है। रमने का मतलब हम उस स्थान को जीने लग जाते हैं एक प्रकार से। बिल्कुल। और स्थान को जिया तब जाता है जब ऊहापोह में नहीं होते हम बहुत सारे। और यात्राएं मुझे लगती है आपको अंदर की ऊहापोह से एक प्रकार से मुक्त करती है। और जब तक व्यक्ति अंदर के ऊहापोह से मुक्त नहीं होता है, किसी एक चीज में, किसी स्थान में, किसी विचार में रमने का कोई प्रयोजन हो नहीं पाता है। तो मुझे लगता है रमना एक प्रकार से रमन करना, रमना शब्द रमन करने से आया है। और उसका मतलब ये है कि व्यक्ति उस स्थान जिसको जीने लग जाता है। और मुझे लगता है किसी भी यात्रा का प्रयोजन सफल तभी होता है, उस यात्रा का सार्थकता उसी में है कि उस स्थान विशेष को केवल वो आंखों से ही नहीं देखे बल्कि उस स्थान विशेष में रम जाए। और रमने के बाद बहुत कुछ जो उसके मन में घटित होता है वह जब शब्दों से झरता है तो यात्रा वृत्तांत पाठकों के लिए भी सुखद होता है और पाठक उसमें आनंद प्राप्त करता है। कोई यात्री जब किसी जगह जाता है, खासतौर से एक भिन्न संस्कृति के क्षेत्र में जाता है और भिन्न संस्कृति के लोगों से मिलता है, उसके अपने कुछ पूर्वानुभव होते हैं। पूर्वानुभवों को मैं अगर कहूँ थोड़ा मतलब थोड़ा आगे तक स्ट्रेच करूँ तो मैं कहूँगा कुछ पूर्वाग्रह भी होते हैं। तो उन पूर्वाग्रहों और पूर्वानुभवों के साथ उस जगह पर जाता है, तो क्या उस जगह को उसके संदर्भ में देखने और समझने के लिए उन पूर्वाग्रहों और पूर्वानुभवों से मुक्ति जरूरी है? पहली बात तो मुझे लगता है कि यात्रा जो है वो आपको पूर्वाग्रह से मुक्त करती है। आप वहाँ पर पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं रह सकते। वो चाहे मन की यात्रा हो, यात्रा केवल स्थान की नहीं होती है। तो मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुतेरी बार ये हम लोग एक भ्रांति होती है मन में, यात्रा का अर्थ होता है हम किसी स्थान पे जाते हो यात्रा होती है। यात्रा मन की भी होती है और मन में यात्री इतनी दूर तक चला जाता है कई बार कि वो यात्रा प्रयोजन का कारण भी बन जाता है। मेरे साथ बहुतेरी बार ऐसा होता है कि मन जो है बहुत सारी चीजें गुनता है। बिल्कुल। और मैं जब यात्रा करता हूँ तो उस गुने हुए को फिर बुन लेता हूँ। बहुत बढ़िया बात कि पहले मन जो है उसको बुन लेता है फिर बुने हुए को बुन लेता है। ये सामर्थ्य स्वाभाविक रूप से किसी साहित्यकार में ही संभव है कि वो बुने हुए को बुन भी ले। ठीक है, लेकिन कई बार हम दृश्यों को, बहुत सारे दृश्यों को इसलिए छोड़ देते हैं कि वो हमारी रुचि के नहीं होते। ये बड़ा अच्छी बात है कि इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारी रुचि के नहीं होते। ये पहले का पूर्वाग्रह होता है जब तक यात्रा नहीं कर रहे होते, ऐसा मुझे लगता है। जब तक हम किसी स्थान की यात्रा नहीं कर रहे होते हैं तो ये पूर्वाग्रह हो सकता है कि वो चीजें मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि बहुत बार मैं आपको एक बड़ा छोटा सा स्थूल सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं बचपन में बहुत सारी सब्जियां नहीं खाता था, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो सब्जियों से नाक मुंह सिकोड़ते हैं। वो शायद इसलिए होता है कि हम उसका स्वाद लेते नहीं, उससे पहले पूर्वाग्रह पाल लेते हैं, ये सब्जी मुझे भाती नहीं है। यात्राओं के साथ भी होता है, हम सोचते हैं शायद कि चट्टाने जो है वहां जाके क्या करेंगे, बिल्कुल पाषाण है, कुछ भी नजर नहीं आएगा वहां पर। वो अपना दृष्टि दोस्त भी है, ये मुझे लगता है जी। क्योंकि आंख केवल वही नहीं देखती है जो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है,
बहुतेरी बार हमारी आंख जो दिखता है उसके भीतर भी झांक लेती है, और वो भीतर झांकना तब होता है जब आप पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाते हैं। जैसे यात्रा करते हैं आप, यात्रा आपको पूर्वाग्रह से मुक्त कर देती है। आप ये देखिए, सुंदरता की हम बात करते हैं बहुतेरी बार, कोई कहता है कि सुंदर चीज के ये होता है कि बहुत प्रकृति सुंदर हो, सुंदर सी झील हो, नदी का किनारा हो, वृक्ष हो, है ना, नीली झील हो, नीले आसमान उसकी परछाई उसमें झील में हो, तब सुंदर लगता है। ये तब की बात है जब केवल हम पोस्टर में या कहीं पर देखते हैं, लेकिन वास्तव में जब नदी के पास जाते हैं, मुझे याद है बहुत पहले मैं केन खजुराहो जब गया था, उसमें पास में केन नदी बहती है, पन्ना से बहकर आती है वो, और उस नदी में जब मैं गया जंगल में, कोई नहीं था वहां पर। बहुत सारे लोग इस बात से आशंकित होते हैं कि जब कोई नहीं होता है तो यात्रा करेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं तब यात्रा का प्रयोजन होता है, क्योंकि हम पहले से पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। मुझे लगता है कभी अपने एकांत को भी हमें चुनना चाहिए, और यात्रा यह अवसर देती है आपको कि आपको अपना एकांत चुनवाती है एक प्रकार से। और ये मुझे लगता है इस दौर में तो बहुत इसलिए भी जरूरी है, हम यात्रा नहीं करते हैं अक्सर, पर्यटन कर रहे हैं। बहुत सही। और पर्यटन भौतिक चीज है, वहां पर हम लोग खरीदारी कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें देखा देखी कि वहां वो वहां गया था तो हम भी वहां चले जाते हैं। मुझे लगता है वो यात्रा नहीं है, एक प्रकार वो दिखावे की चीज है। यात्रा जब व्यक्ति कर रहा होता है तो वह मन से संपन्न भी निरंतर हो रहा होता है। मैं केन की बात आपसे कह रहा था, तो वहां जब मैं नदी में गया, वहां पर इतना ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पानी है वहां पर कि आप उसके तल तक को झांक सकते हैं, देख सकते हैं। और सल्जर पत्थर एक वहां पर आता है कि वहां की वनस्पति उस पर जम जाती है, उन चित्रों का आप स्वाद वहां पे कर सकते हैं। और उस नदी को जब आप देखते हैं, उस नीरव जंगल में आप अपने आप को तलाश करते हैं वहां पर, तो आपके मन जो है एक प्रकार से बहुत सारा गुनगुनाने लग जाता है। और वो जो चीजें आपके घटित होती है उस समय जो है, उसको अगर आप संजो लेते हैं, सहेज लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी मन की यात्रा भी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि यात्रा एक साथ दूसरी यात्रा भी कराती है आपको, जो है स्थान की भी कराती है, स्थान के साथ साथ जो बहुत कुछ मन में घटित होता है उससे बहुत कुछ प्रेरणा लेने की। और जैसा एक बड़े अर्थों में कहा जाता है, भी कहते हैं कि हर यात्रा आपको उदात करती है, व्यक्ति को उदात इसलिए करती है कि हम जहाँ रह रहे होते हैं उन लोगों को ही देख रहे होते हैं तब, लेकिन जब यात्रा करते हैं तो एक बड़ा कैनवस मिलता है अपने को देखने को, प्रकृति का बड़ा संसार देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग हम लोगों को मिलते हैं, संस्कृतियों से साक्षात होता है, भौगोलिकता से साक्षात होता है, जो चीजें हमारे यहाँ नहीं है वो वहां दिखाई देती है। उन सबसे एक लोक बनता है आपका, और वो लोक जो है वो आपको आलोक देता है। कई बार ऐसा नहीं लगता है कि जो संस्कृतियां हैं, खासतौर से आदिवासी संस्कृतियों की जब हम बात करेंगे, उन क्षेत्रों में कभी जाएंगे, बहुत इंटीरियर में कभी जाते हैं, आदिवासी संस्कृति की अपनी उनकी अपनी परंपराएं हैं, अपनी जीवन शैली है, उनके अपने तौर तरीके हैं, वहां हम अपनी सभ्यता को साथ लेके जाते हैं। तो वही पूर्वाग्रह वाला ही प्रश्न है ये, लेकिन थोड़ा भिन्न तरह से है कि क्या हमको ऐसा लगता है कि हम उनको कुछ सिखाने आए हैं, या हम वो देखो ऐसे आपने बड़ा अच्छा वो किया। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, वो पहले पढ़ा था मैंने, प्रभाकर सोत्री जी का। जी, वो कहते हैं कि आदिवासी इलाकों में वो जाते हैं मध्य प्रदेश में जो है, और एक बड़ा सुंदर सा दृश्य देखते हैं वहां पर कि एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी है, और वो बैठी है, साथ में बंदर बैठा है, एक कुत्ता बैठा है, एक बिल्ली बैठी है एक साथ, और वो सारे बैठे हुए, वो चूल्हा जले हुए कुछ पका रही है, और उनकी मुद्रा ऐसी है सब की, बंदर की, उसकी, कुत्ते की, वहां पे सब की, कि वो जैसे ही वो खाना बन जाए तो सब उसको खाएंगे, खा ले वहां पर। लेकिन उससे आगे की बात आपसे जुड़ी हुई बता रहा हूँ आपको। तो वो कहते हैं हम कौतूहल से इस बात देखते हैं, और कुछ बेर जो है लेके उनको दे देते हैं, उस माई को देने को प्रयास करते हैं, और देने के बाद में हम लोग छिप जाते हैं पास में कहीं, और वो बुढ़िया की नजर चली जाती है अचानक हमारे पे। तो इतनी हे दृष्टि से देखती है और कहती है कि, उसका अर्थ ये होता है कहने का, उसी भाषा में कहती हो कि चले जाओ आप यहाँ से, मैं दे दूंगी जिसको देना है। ये जो कहती है, वो कहते हैं मैं अंदर तक हम लोग अपने आप को मतलब झांक लेते हैं कि वो हम लोगों को किस रूप में देखते हैं। आदिवासी लोग जो बाहर के, वो इस रूप में देखते हैं, वो सोचते हैं कि ये बंदरों के लिए लाइट क्या पता देगी कि नहीं देगी, इसलिए देखने खड़े हैं, जबकि हम तो अलग चीज देखने खड़े थे। तो मुझे लगता है क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग संदेह करने जाते हैं ना। एग्जैक्टली, वो संदेह करने जाते हैं इसलिए। लेकिन एक और दृष्टांत बताऊं मैं आपको कि ये यात्राएं बहुत सारी चीजें आपको देती है। स्वामीनाथन जी का बड़ा प्रसंग गजब करना होता है, पूर्व आदिवासी जो मध्य प्रदेश में और अंदर रहते हैं, उनका मैंने एक चित्र देखे उन आदिवासियों बने हुए, जिसमें शब्द लिखे हुए थे, बड़े सुंदर सुंदर शब्द। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदिवासी लोग हैं जिन्होंने अक्षर ज्ञान कभी पाया नहीं, निरक्षर रहे, उन्होंने इतने शब्द वहां कहाँ से आ गए। तो जब उसकी मूल में जब गए तो बड़ी खूबसूरत सी बात पता लगी। वो जो आदिवासी थे, जब सरकार ने उनके लिए कुछ प्रयास शुरू किए,
तो उन आदिवासियों ने देखा कि यहाँ पर जब पटवारी या कोई राजस्व अधिकारी आता है वहां पर, तो वो किसी कागज पर कुछ चीज लिखता है और वो लिखा हुआ किसी को दिखाते हैं तो उनको तुरंत चीजें मिल जाती है। तो उनको लगा कि ये जो अक्सर इसमें कोई जादू है। कितनी बढ़िया बात, क्या बात। और इस जादू को जो है वो उसको लगता है इसका मतलब जादू की चीज है, और वो उनके जो चित्र होते हैं स्वाभाविक आते हैं उसमें वो चित्र उकेरना शुरू करते हैं। क्या बात, क्या बात। तो मुझे लगता है कि अगर यात्री मन नहीं होता है तो आप इन चीजों तक, इनके तह तक जो है नहीं जा शायद पहुंच नहीं पाते हैं। और हर यात्रा में बहुत सारी चीजें मिलती है आपको, जो है लोग मिलते हैं वहां पर, संस्कृति मिलती है वहां पर। मैं व्यक्तिगत तो ये फील करता हूँ कि जो पहले था, मैं यात्राओं से पहले जो राजेश व्यास था, यात्राएं करने के बाद में उसमें बहुत परिवर्तन आ गया, क्योंकि यात्रा आप में परिवर्तन लाती है। बिल्कुल, कई बार हम लोग कुछ बहुत सारे अपने आदर्शों को लेकर के चले जाते हैं साथ। हमको लगता है कि उस खांचे में जो चीजें फिट होती हैं वो शायद ज्यादा अच्छी हैं, इस खांचे से बाहर जो है वो चीजें अच्छी नहीं है। तो ये वही बात आती है, खांचे कैसे टूटेंगे? ये भी बात आपने कही। मैं क्या यात्राएं खांचे तोड़ देती हैं या इसके लिए कुछ अलग से भी कोशिश करनी पड़ती है? ये बात अच्छी की, वो ठीक वैसी बात जैसे आपने शुरुआत में प्रश्न किया था कि दरअसल सारे सवाल एक ही हैं। मैं जो कर रहा हूँ, मैं इसी बात को बार बार जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो सवाल परेशान कर रहा है वो यही है कि यात्रा के नाम पर जब हम जाते हैं कहीं, तो हमको ये लगता है कि हम जानते हैं, हम वहां से लेके क्या आएंगे अगर हम जानते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है कि एक प्रश्न जो है उसके बहुत सारे आयाम हुआ करते हैं जी। और इन्हीं आयामों के संदर्भ में ये सारी चीजें जो मुझे लगता है इर्द गिर्द घूमती है, सारी जाते हैं जो अब हम बहुत कुछ लेके आते हैं, क्योंकि हम जब जाते हैं तो शायद मन में बहुत सारी चीजें ये होती है कि इस बार जाएंगे तो ऐसा करेंगे, इस बार जाएंगे तो ऐसा करेंगे। फ्रेम की जो बात आपने कही थी वही थी कि फ्रेम बहुत बाद में आया है सभ्यता के बाद में। सबसे पहले फ्रेम नहीं था। जितने भी भीमबेटका की गुफाएं हैं या जो अजंता की गुफाएं हैं, उन सब में जो, और उससे पहले की भी आदि मानव जो चित्र उकेरता था, वहां फ्रेम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का आविष्कार हुआ, लोग आगे बढ़े, उन्होंने चीजों को फ्रेम में करना शुरू कर दिया और हमारा एक सौंदर्य बहुत फ्रेम से जुड़ गया। बहुत अच्छी बात है ना, कि इस फ्रेम में चीज सुंदर दिख रही तो हमने उसको फ्रेम में बंद कर दिया। लेकिन उसका एक बड़ा दुष्परिणाम भी सामने है। सारी वो अश्लील के प्रश्न और ये सारी चीजें जो हम लोग बार बार पढ़ते सुनते रहते हैं, शायद सारी इसी फ्रेम से संबंधित। बिल्कुल। तो उस फ्रेम का एक विकृति ये भी आई कि हम फ्रेम से बाहर फिर झांकना हमने बंद कर दिया। तो उससे आपका सौंदर्य का, मुझे लगता है कि जड़त्व का शिकार भी होने लग गया, सीमाएं बन गई। और उन सीमाओं का तोड़ भी कहीं पर है, मुझे लगता है, तो यात्राओं में है। मैं आपको बता, वो इसलिए कह रहा हूं तोड़ यात्राओं में है। आप ये देखिए, आपके छोटे गांव में रहते हैं तो आपकी बहुत अधिक जो है उसमें सीमाएं होती है। वहां पर बहुत सारे हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, जात पात सब चीजें होती है। उस गांव से बाहर कस्बे में निकलते हैं, शहर में निकलते हैं, मुंबई में चले जाते हैं, महानगर में जाते हैं। वहां पर फिर आप क्षेत्रीयता आ जाती है। वहां ये नहीं रहता कि किस जात का है, ये किस कास्ट का है। वहां ये आता है कि कौन से प्रांत का है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है। तो वो सीमा टूट जाती है वहां पर। ये ठीक वैसे यात्राओं के साथ भी वही है कि जब यात्री मन आपका आगे बढ़ता जाता है तो उसकी तलाश भी बढ़ती जाती है, बल्कि और ज्यादा उसकी बढ़ जाती है प्यास जो है और ज्यादा खोजने की। और मुझे लगता है हर यात्रा आत्म की एक प्रकार से खोज है कि व्यक्ति को अपने आप को जो है तलाश करना प्रारंभ कर देता है। और मुझे लगता है यात्रा का अर्थ यही से है कि जब व्यक्ति अपने को तलाश करना प्रारंभ कर देता है तो सही मायने वो यात्री हो जाता है। और फिर उसके बाद स्थान, संस्कृतियां, जो लोग मिलते हैं वो गौण हो जाते हैं और उस व्यक्ति का जो विचार है वो उद्घाटित होता है। उस प्रवाह में अगर वो पाठक को बहा ले जाता है। आप देखिए नर्मदा की जो यात्राएं वेगड़ जी ने की थी, या राहुल सांकृत्यायन जो तिब्बत से पूरे ग्रंथ उठा के ले आए थे, पूरी उन्होंने जो यात्राएं की है। मुझे याद है रशिया की एक यात्रा जो उन्होंने की थी, तो उसमें वो राहुल सांकृत्यायन जो है वो उनके बहाने हम उस पूरे जीवन काल को हम एक प्रकार से पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है हर यात्री, कृष्णनाथ का यात्रा वृतांत आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप इस दुनिया से अलग उस दुनिया में आपको भी जाना चाहिए और एक सुकून और शांति की तलाश भी आपको। मैं आपको एक वृतांत बताता हूँ। वो कृष्णनाथ एक बार जब मल्लिकार्जुन मंसूर से मिलते हैं वहां पर काशी में, वो कृष्णनाथ जी कहते हैं कि उनसे एक प्रश्न करते हैं जैसे आपने प्रश्न किया था कि लोग काशी बार बार आना चाहते हैं और मुझे काशी में गंदगी नजर आती है घाटों के पास में जो है। तो पता नहीं शायद इस मोह के कारण आते हैं कि काशी मरणायन मुक्ति है, कि मरने का मुक्ति जो है वो काशी में मिलती है। लेकिन ये बात मैं बताऊं कि वही काशी जब मैं जाता हूँ
जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के कॉटेज में रुकता हूँ, मेरा व्याख्यान वहां पर होता है। और वहां से जब मैं काशी को देखता हूँ और उसका जो पढ़ा हुआ इतिहास मेरे समक्ष आता है, तो मुझे लगता है कि काशी केवल स्थान नहीं है, ऐसी चीजें जो मेरे मन में घट रही है, और वो जो मन में जब घटती है काशी, वो तभी घट सकती है जब आप उस स्थान पर जाते हैं। और उसमें इतिहास भी होता है, उसमें संस्कृति भी होती है, उसमें आधुनिक जो चीजें होती है, तमाम चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि यात्रा वृत्तांत जो एक अच्छा यात्रा वृत्तांत है, वो एक प्रकार की कहानी है जो आपका अतीत से लेके वर्तमान और भविष्य तक की आपको एक प्रकार से राह सुझा देती है। अच्छा यात्रा वृत्तांत है, बाकी भविष्य के भी गलियारों में आपको ले जाता है कई बार। नई जो तकनीक आई है, इसने यात्राएं सुगम बनाई है या यात्राओं सही मायने में यात्राओं के खाली बाहर बाहर समेट के रख दिया है? ये बड़ा अच्छा होता है। तकनीक देखिए, तकनीक का अगर प्रयोग राह ढूंढने के लिए होता है और माध्यम जैसे जिस ठीक है कैमरे की तरह, ये बात कि हम कैमरे का उपयोग अगर उस यंत्र के रूप में ही करते हैं तो आपको जो कुछ दिख रहा है केवल वही फोटो दिखाई देंगे उसमें, लेकिन उसको एक माध्यम के रूप में करते हैं कि इसके जरिए हम एक संसार देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तकनीक से व्यक्ति आक्रांत ज्यादा हो गया है, और उस आक्रांत में शायद यात्री का जो हेतु, जो यात्रा का जो हेतु है, वह शायद दूर होता जा रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति जब इसमें साथ रखता है तो गूगल से सर्च करता है, बार बार उसको देखता है उसमें। ये बात सही है, बहुत से स्तरों पर यात्राओं को सुगम बनाने का काम नई तकनीक ने किया है। क्योंकि पहले हम कहीं पर जाते थे तो बहुत कुछ हमें सर्च करना पड़ता था, बहुत लोगों से मिलना पड़ता था। आज हम अगर जीपीएस में आपने फिट कर दिया, वहां पर आपको स्थान पे इसके बहाने जा सकते हो। लेकिन इसका उपयोग अगर इसी रूप में होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके जरिए हम यात्रा को सफल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है तकनीक बाधा बन जाती है। फिर हम अपना स्व खो देते हैं, और फिर यात्रा का भी जो संपन्नता जो मिलनी चाहिए आपको, उस संपन्नता से आप वंचित देख रहे हैं। राजेश कुमार व्यास इतने लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं, उनको अपना क्या स्व आत्म क्या मिला? मैं प्रयास में हूँ कि कुछ मेरा मिल जाए मुझे, और क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि मेरी यात्रा विराम है, जारी है। आप भी दुआ कीजिए कि मुझे बिल्कुल, मेरी बहुत शुभकामनाएं, आपकी हमारी हम सब की यात्राएं जारी रहें और ये यात्राएं कभी खत्म ना हो, क्योंकि जो यात्रा खत्म हो जाए वो काहे की यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये अनंत यात्राएं हम सबकी जारी रहें। हमारे सभी जो मित्र देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको सबको इसी शुभकामना के साथ आज के कार्यक्रम से हम विराम लेते हैं कि यात्रा बाहर की हो, भीतर की हो, जब भी जहां भी जाएं अपने आग्रहों, पूर्वाग्रहों, अपने जो बहुत थोपी गई जो चीजें हैं उन सब से मुक्त होकर के जाएं और वहां जाकर के और मुक्त हो जाएं। तो इन सब शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, समय दिया, बातचीत की, हम सब मित्रों की ओर से आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।